ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 7वें अध्याय का पाठ चल रहा है। राजधर्म का प्रसंग चल रहा है। आज की कक्षा का विषय है कि राजा कहाँ पर निवास करे, यानी दुर्गों का, किलों का, गढ़ियों का निर्माण किस प्रकार से हो। वह बात महर्षि मनु जी ने मनुस्मृति में लिखी है। और जैसा मनुस्मृति में महर्षि मनु जी ने राजाओं के निवास स्थान लिखे हैं, वैसे निवास स्थान आपको इतिहास के अंदर मिलेंगे और बहुत सारे स्थान तो आप देखने भी गए होंगे अपने जीवन काल में। तो चलिए पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या है 214, श्लोक संख्या है 69। राजा जांगलम, जांगल प्रदेश जहाँ उपयुक्त पानी बरसता हो, बाढ़ न आती हो, खुली हवा हो, सूर्य का पर्याप्त प्रकाश हो, धन्य धान्य बड़ा संपन्न हो, ऐसी जगह हो। तो जंगल से केवल ये अर्थ नहीं लेना है कि जंगल में जाकर के बसे। दूसरा क्या कहा? सस्य संपन्नम। सस्य बोलते हैं अन्न को। हम शब्द प्रयोग करते हैं शारदीय नव सस्येष्ठी, वासंतीय नव सस्येष्ठी। तो सस्य शब्द अन्न के लिए आता है। तो सस्य संपन्नम, अन्नों से हरा भरा हो। आर्य प्रायम, जहाँ पर अच्छे लोग रहते हों, श्रेष्ठ लोग रहते हों, आर्य लोग रहते हों, उनकी जहाँ पर बहुलता हो, बहुसंख्यक हो। अनार्यम, वो क्षेत्र कैसा हो? रोग रहित हो, वहाँ की जलवायु अच्छी हो और वहाँ के जो निवासी हैं वो निरोगी रहें। रम्यम, देखने में वह स्थान कैसा लगे? रमणीय लगे। आनत सामंतम, और वहाँ के लोग कैसे हों? विनम्र हो, विनम्रता का स्वभाव वाले लोग वहाँ पर हों। सुआजीव्यम, और अच्छी प्रकार से जीवन यापन करने के लिए आजीविकाएं वहाँ पर उपलब्ध हों, ऐसे देश में राजा को निवास करना चाहिए। अब देखिए, इस श्लोक का अर्थापत्ति से विपरीत अर्थ क्या निकलेगा कि राजा कोई है, वो अलग राजा है, वो ऐसी जगह पर जाकर के बस रहा है जहाँ पर धन धान्य है, अन्न है, पशुधन है, लोग स्वस्थ हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, नम्रता का व्यवहार करने वाले हैं, रमणीय प्रदेश हैं। तो इतना अच्छी व्यवस्था वहाँ पर है और वहाँ पर जाकर के यदि राजा बसे तो क्या इतनी अच्छी व्यवस्था बिना राजा के हो सकती है? यानी तो यही अर्थ निकला कि एक राजा ऐसे राज्य में चला जाए जहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो और वहाँ पर अपना राजपाट बना लेवे। इसका ऐसा अर्थ, अर्थापत्ति से उल्टा अर्थ निकाला जा सकता है, परंतु ऐसा अर्थ नहीं निकालना। जहाँ राजा होगा, जहाँ राजा होगा, जहाँ राजा होगा तो वहाँ कैसा होगा? वहाँ ऐसा होगा, प्रचुर मात्रा में अन्न होंगे, रमणीय स्थल होंगे, लोग निरोगी होंगे, अतिवृष्टि, अकाल वृष्टि, अनावृष्टि वहाँ पर नहीं होंगी, प्राकृतिक आपदाएं वहाँ पर नहीं होगी, लोग रोग रहित होंगे, आर्य व्यवहार वाले होंगे और विनम्रता का व्यवहार करने वाले लोग होंगे। कब? जब राजा अच्छा होगा। अब इसके लिए मैं एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। जब 12 वर्ष का वनवास पांडवों को हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास। 12 वर्ष का वनवास तो शांति से कट गया, लेकिन 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वो उन्हें गुप्त रूप से बिताना था। अब गुप्त रूप से बिताना था और कौरवों की ये बात थी, शर्त थी कि यदि हमने तुम्हें अज्ञातवास में पकड़ लिया तो तुमको पुनः 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। तो कौरवों ने बहुत युक्तियां लगाई कि अब उसका अज्ञातवास आरंभ हो गया है युधिष्ठिर का,
उनको पकड़ो, उनका पता करो, और अगर हम पता कर लेंगे तो फिर उनको शर्त के अनुसार दोबारा 12 वर्ष के लिए जंगल में भेज देंगे। तो फिर लोगों से पूछते हैं जो युधिष्ठिर को जानते हैं कि आप बताओ युधिष्ठिर कहां मिल सकता है, कैसे क्षेत्र में मिल सकता है। तो वहां पर बताया जाता है कि जिस राज्य में राजा युधिष्ठिर होंगे उस राज्य में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल नहीं होगा। उस राज्य में वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान होगी, स्वाहा स्वाहाकार चलेगा, अग्निहोत्र होगा। वहाँ की गौएं प्रचुर मात्रा में धन देती होंगी, वहाँ की प्रजा निरुपद्रवी होगी, और वहाँ की जो जीडीपी है आज की भाषा में वो बढ़ती रहेगी, वहाँ पर धर्म का निवास होगा। ऐसे लक्षण युक्त अगर तुम्हें कोई देश दिखाई दे तो समझ लेना वहाँ पर कौन विद्यमान है, राजा युधिष्ठिर विद्यमान है। तो राजा युधिष्ठिर का ऐसे लक्षण वहाँ पर बताए गए। इसका अर्थ यह है कि मनुस्मृति के अनुसार राजा ऐसा ही होना चाहिए। राजा को विष्णु कहा है, राजा को प्रजापति कहा गया है, राजा को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो राजा जब जिस राज्य में राज्य करे तो वहाँ की प्रजा जो है उन्नति को प्राप्त करने वाली हो, शांति हो, धार्मिकता हो, लोगों की वहाँ पर उन्नति हो रही हो, वहाँ पर कोई अकाल मृत्यु से न मरने वाला हो। राजा अश्वपति भी ऐसे ही थे। नामे स्तेनो जनपदे न कदरियो न मध्यपा, उन्होंने भी घोषणा की थी कि मेरा जनपद, मेरा राज्य ऐसा है। राजा ययाति ऐसे थे, राजा पृथु ऐसे थे, राजा रघु ऐसे थे, राजा जनक ऐसे थे। ऐसे अनेक प्रतापी राजा रहे जिनके राज्य में निरुपद्रव व्यवस्था थी। उससे पता चलता है कि राजा कैसा है और राजा की प्रजा कैसी है। तो यहाँ पर यही अर्थ लेना है, ऐसा अर्थ नहीं लेना है कि जहाँ पर ऐसी अच्छी व्यवस्थाएं हों और वहाँ पर जाकर के हम अपना लठ बजाएं और स्वयं ही जाकर के राजा बन जाएं। इसका इस प्रकार से अर्थ नहीं लेना है, इसलिए बातें कहीं। ऐसे देश में राजा को निवास करना चाहिए। अब ऐसे देश में जब वो निवास करेगा तो देश की उसे सुरक्षा तो करनी पड़ेगी, बाउंड्री वॉल तो बनानी पड़ेगी, दुर्ग तो बनाने पड़ेंगे। तो कैसे कैसे दुर्ग हो सकते हैं जहाँ पर राजा बस सकता है, रह सकता है, उन दुर्गों के विषय में कह रहे हैं। 6 प्रकार के दुर्ग महर्षि मनु ने बताए। धन्व दुर्गम, मही दुर्गम, अब दुर्गम, वार्षम एव वा, नृ दुर्गम, गिरि दुर्गम वा समाश्रित वसेत पुरम। कह रहे हैं धन्व दुर्गम, मरुस्थल में बना किला जहां मरुभूमि के कारण जाना दुर्गम हो। यानी कोई राजा ऐसे स्थान पर जाकर के बसे जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, रेतीला मैदान हो, और रेतीला मैदान के बीचों बीच जाकर के या रेतीला मैदान पार करके उसका दुर्ग आता हो। अब ऐसे रेतीले मैदान में चल पाना किसी आक्रांता के लिए सरल ना हो सके, तो ऐसे स्थान पर जाकर के वह अपना दुर्ग बना ले, किला बना ले वे, क्योंकि वो उसकी सेना आएगी तो पता चला उसे खाने पीने के लिए ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कई दिनों की यात्रा करनी पड़ेगी, भोजन जो होगा वो समाप्त हो चुका होगा, चल चल करके वो थक चुके होंगे। तो ऐसी जगह पर जाकर के वो बना करके रहे, ऐसी जगह दुर्ग बना ले वे। अब दुर्ग बनाया है मतलब केवल राजा नहीं रहेगा वहाँ पर, यहाँ पर तो बात यही कही राजा के रहने योग्य निवास स्थान। अब राजा ऐसे स्थान पर रहे तो प्रजा फिर कहाँ रहेगी? तो सीधी सी बात है, जहाँ राजा होगा वहीं पर प्रजा होगी। तो जैसे राजस्थान का आप देखते हैं, कच्छ का आप रण देखते हैं, जैसलमेर देखते हैं, तो कैसा क्षेत्र है? रेतीला क्षेत्र है। और वहाँ पर जाकर के कोई अपना दुर्ग बना करके, अपना किला बना करके रहे तो वहाँ पर आने के लिए ही व्यक्ति को बहुत समय लग जाए, आकर के ही थक जाए। और चूंकि जो बाहरी व्यक्ति होगा वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकेगा, जो वहाँ रहता है वो एनवायरनमेंट उसे सूट करता है। तो ऐसे स्थान पर जाकर के राजा बसे। दूसरा कहा मही दुर्गम, पृथ्वी के अंदर तह खाने या गुफा के रूप में बना किला या मिट्टी की बड़ी बड़ी मेड़ों से घिरा हुआ। तो ऐसा दुर्ग है जो अंडरग्राउंड है। बाहर से तो ऐसा लगता है जमीन है, कुछ नहीं है, सामान्य है, पेड़ पौधे हैं,
और पता नहीं चलता कि उस राजा की सल्तनत कहाँ है, उस राजा का राज्य कहाँ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मही दुर्गम, धरती के भीतर बनाओ, अंडरग्राउंड बनाओ। तो इससे ये भी पता चलता है कि पहले जो किले थे या जो राज्य हुआ करते थे वो ऐसे अंदर भी रहा करते थे, भीतर भी रहा करते, तो बाहर से दिखते नहीं थे लेकिन भीतर रहा करते थे, भीतर सारी की सारी प्रजाएं रहती थी। अब इस विषय का व्याख्यान 20 वर्ष पहले किया जाता तो ये बात बुद्धि में ना घुसती। आज घुस जाएगी क्योंकि मेट्रो ट्रेन जा रही है, भीतर तह खाने हैं, नीचे कॉलेज के कॉलेज चल रहे हैं, बहुत सारा काम नीचे ही चल रहा है तह खानों में। हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो क्या होता है, कई नीचे ग्राउंड पर जा कर के, और वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं नीचे जा कर के। मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं तो कितना पता चलता है, बहुत नीचे जा कर के मेट्रो स्टेशन है। तो आज भी ये चीज़ें संभव हैं, तो पहले भी संभव थी। तो मही दुर्गम। फिर कहा अब दुर्गम, जल दुर्ग जिसके चारों ओर पानी भरा हो। तो ऐसा दुर्ग किसने बनाया, ऐसा स्थान, ऐसी राजधानी किसने चुनी? श्री कृष्णचंद्र जी ने, द्वारका में। द्वारका में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। वो द्वीप था, उस द्वीप पर, उस टापू पर जाकर के वो रहने लगे। तो आज भी बहुत सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, टापू हैं, वहाँ पर जाकर के देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग, मनुष्य रहते हैं। बहुत सारे देश बसे हुए हैं, जैसे मॉरिशस है, फिजी है, मालदीव है, कई देश हैं जो टापुओं पर ही बसे हैं। तो ऐसी जगह पर जाकर के रहे जहाँ पर आना शत्रु के लिए थोड़ा कठिन पड़े। वारक्षम, वृक्ष दुर्ग, जो घने वृक्षों के वन से घिरा हो, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, जंगल है, और जंगल को क्रॉस करने के बाद क्या है, राजा का निवास है, यानी वो पूरा राज्य वहाँ पर बसता है। गिरि दुर्गम, पहाड़ के ऊपर बना, पहाड़ों से घिरा। तो जैसे कैलाश पर कौन रहते थे? भगवान शंकर रहते थे कैलाश पर्वत पर, वहाँ पर उनकी राजधानी थी। तो पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो आप सुनते हैं पर्वतेश्वर, पर्वतराज, हिमालय, ये जो आप नाम सुनते हैं, तो इन क्षेत्रों में वो राजा लोग रहा करते थे। फिर समाश्रित, तो ऐसा बना करके और आश्रय करके वह निवास करें। अब ये देखो भौगोलिक स्थिति बताई है आर्यवर्त की, क्योंकि सब के सब लोग मध्य भारत में जाकर के तो राज्य नहीं बना सकते, लोगों की आबादी बहुत है। और महर्षि मनु जानते थे कि पृथ्वी की जो संरचना है, जो भौगोलिक स्थिति है, वो अलग अलग प्रकार की है। तो अलग अलग प्रकार की है तो लोगों को अलग अलग जगह पर रहना आना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि समतल स्थान में भी तुम्हारा हो, रेगिस्तान में भी तुम बना सको, तुम पहाड़ों में भी रह सको, तुम जंगलों में भी रह सको, तुम अंडरग्राउंड भी रह सको, और तुम टापू पर, जैसे श्रीलंका द्वीप है, जैसे द्वारका द्वीप है, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं ना, राजधानी जल से चारों ओर से घिरी है और बीच टापू पर जाकर के एक राज्य बसा हुआ है। तो आप ऐसे रहो। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि राज परिवार जो है, जो राज्य हैं, वो केवल समतल स्थानों पर नहीं थे, सब स्थानों पर थे। दूसरी बात कि रेगिस्तान में घर बनाया जा रहा है, पानी में घर बनाया जा रहा है, भूमि के अंदर घर बनाया जा रहा है, समतल स्थान पे घर बनाया जा रहा है, और पहाड़ों पर घर बनाया जा रहा है। तो आर्किटेक्चर कैसा रहा होगा, शिल्पकारी कितनी अद्भुत रही होगी। और सभी जगह मजबूत बनाना है, भूकंप निरोधी बनाना है, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र जो हैं उससे भी बचाना है। अब बताओ, वो तो टापू पर, द्वीप पर रह रहे हैं, कभी भी बाढ़ का खतरा आ सकता है। तो वहाँ भी ऐसा दुर्ग बनाना है कि बाढ़ से प्रभावित ना हो। पहाड़ों पर रह रहे हैं तो पहाड़ कभी भी दरक सकते हैं, तो वो ठीक करना है। तो आप इससे विचार करके देखिए कि आर्किटेक्चर जो व्यवस्थाएं हैं, शिल्प शास्त्र है, गृह निर्माण की जो विद्याएं हैं, वो उस समय कितनी प्रवीण कुशल रहा करती थी। आज के समय में घर बनता है तो उसकी लाइफ 25 वर्ष है। आज से 20 वर्ष पहले जो घर बन रहे थे उनकी लाइफ 50 वर्ष थी। आज से 50 वर्ष पहले जो घर बनते थे उनकी लाइफ 100 वर्ष थी।
और पहले जो घर बनते थे 200-500 वर्ष पहले, उनकी लाइफ 200, 400, 500 वर्ष थी। जो 11वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी में जो घर बने, उनकी लाइफ 1-1 हज़ार वर्ष से आज भी हम उनमें रह रहे हैं, देख रहे हैं, किले देख रहे हैं, इमारतें देख रहे हैं, सुरक्षित हैं। तो अलग अलग समय के हिसाब से निर्माण के तरीके अलग अलग रहे, क्योंकि लोगों का दृष्टिकोण निर्माण पर निर्भर करता है। पहले लोग ऐसे घर बनाते थे, ऐसे किले बनाते थे, ऐसे राज्य बनाते थे ताकि वो दीर्घजीवी हो, दोबारा उसको बनाना ना पड़े, केवल मेंटेनेंस खर्चा आए लेकिन दोबारा नहीं बनाना पड़े। क्यों? वो ये सोचते थे कि हम और हमारी पीढ़ी सदा यहाँ पर रहेंगे, हमारे बाद इनका राज्य रहेगा, हमारी प्रजा पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पर रहेगी, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो वो 1000 वर्ष की योजना लेकर के चलते थे। इसलिए उनके घर, उनकी इमारतें, उनके रहने के स्थान इतने मजबूत हुआ करते थे। अब धीरे 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 आज के हिसाब से देख लो, आज जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो 25-30 वर्ष वाला ही है, उसके बाद वो रेनोवेट होगा या पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा। क्या कारण है? बोले केवल हम ही रहेंगे, हमारे बच्चे तो रहेंगे नहीं, हमारे बच्चे तो हमको छोड़ के जाने वाले हैं और हम भी उतना जीने वाले नहीं हैं, तो उतना लॉन्ग लास्टिंग काम क्यों करना। तो आज की इंजीनियरिंग उस प्रकार की हो गई है, आज का मटेरियल उस प्रकार का हो गया। बोले व्यक्ति, अगली पीढ़ी साथ नहीं रहने वाली है, तो जब अगली पीढ़ी साथ रहने वाली नहीं है तो उस घर को इतना लंबा क्यों बनाना, इतना टिकाऊ, इतना मजबूत क्यों बनाना। बन ही नहीं रहे, उस प्रकार का मटेरियल भी तैयार नहीं हो रहा। और ये तो घर की बात है, सड़क 5 साल के लिए नहीं बनती हमारे यहाँ। क्यों? बोले उसे पता है कि अगले 5 साल के चुनाव के बाद आवश्यक थोड़ी मैं विधायक बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं सांसद बनूंगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगी। तो केवल इतने समय के लिए बनाएंगे जब तक हम हैं, और जब हम रहेंगे, हमारे रहते रहते वो टूटेगी तो हमको एक माहौल बन जाएगा, एक मुद्दा मिल जाएगा और उससे हम दोबारा कमा लेंगे। तो कमा भी लेंगे और लोगों के दृष्टि में भी आ जाएंगे, देखो इसने काम करा दिया, क्योंकि लोगों की शॉर्ट मेमोरी है, लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो वैसे इंजीनियरिंग माइंड चल रहा है लोगों का। तो यहाँ पर इनका इंजीनियरिंग माइंड बड़ा अद्भुत देखा जा रहा है ऋषियों का। ऋषि दयानंद जी ने कितना अच्छा अर्थ किया है कि इसलिए सुंदर जंगल धन्य धान्य युक्त देश में धनुर्दुर्गम, धनुर्धारी पुरुषों के गहन, महिदुर्गम मिट्टी से किया हुआ, अब दुर्गम जल से घिरा हुआ, वारक्षम अर्थात चारों ओर वन, नृदुर्गम चारों ओर सेना रहे, गिरिदुर्गम अर्थात चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इसके मध्य में नगर बनावे। तो उन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर कहा कि ऐसे ऐसे करके आप लोग अपने अपने नगर बनावे। तो आप श्रीलंका की रचना देखिए, आप द्वारका जाकर के देखिएगा तो वो कैसे हैं, अब दुर्गम, वो जल में बने हुए दुर्ग हैं। फिर आप पहाड़ों पे चले जाइए, अब पहाड़ों पर तो अवशेष भी नहीं बचे हैं, पर फिर भी दक्षिण की ओर चले जाएंगे तो बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, बहुत सारे किले मिलेंगे, जिनकी संरचना, जिनका निर्माण बहुत अच्छे प्रकार से हुआ। हाँ, पहाड़ों में एक आर्किटेक्चर का नमूना हमारे पास है, वो है केदारनाथ मंदिर। वो बहुत अच्छे प्रकार से बना हुआ है। बाढ़ आई, बहुत सारे स्थान ढह गए, बहुत सारे घर ढह गए, पर वो शंकराचार्य जी के ज़माने का वो जो मंदिर है वो आज भी उपस्थित है, यथावत स्थिति में है। ऐसे जगन्नाथ में जगन्नाथपुरी का मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ऐसे बहुत सारे, महालक्ष्मी मंदिर है, बहुत सारे पुराने पुराने मंदिर हैं, किले हैं जो 1, 1.5, 2-2 हज़ार वर्ष पुराने हैं, वो आज उपलब्ध हैं, क्योंकि उनकी संरचना उस प्रकार की करी गई, जबकि भौगोलिक परिस्थितियाँ विपरीत हैं। पर्वत दुर्ग की श्रेष्ठता के विषय में बता रहे हैं। सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरि दुर्गम समाश्रयेत येषाम ही बाहु गुण्येन गिरि दुर्गम विशिष्यते। राजा सर्वेण तु प्रयत्नेन, विशेष प्रयत्न करके गिरि दुर्गम समाश्रयेत, पर्वत दुर्ग का आश्रय करे, बना करके रहे, क्योंकि बाहु गुण्येन, सब दुर्गों में अधिक विशेषता के कारण गिरि दुर्गम विशिष्यते, पर्वत दुर्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। अतः यत्न करना चाहिए कि पर्वत दुर्ग बना सकें। यानी ऋषि लोग ये कह रहे हैं कि पर्वत दुर्ग बनाओ। पर्वत दुर्ग क्यों बनाओ?
बोले सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि तुम ऊंचाई पर रहोगे, हाइट पर रहोगे, और तुम्हें दूरबीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। झांक करके देखोगे तो चारों तरफ दिखाई देगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो शत्रु है उसके पसीने छूट जाएंगे चढ़ाई करने में। अब ऐसी आपको अनुभूति करनी है पर्वत दुर्ग की, तो आप पुणे में सिंहगढ़ किला देख करके आना। बहुत अच्छा सिंहगढ़ किला है, कई हजारों फीट पर जाकर के ऊंचाई पर सिंहगढ़ किला है। तो वो उसकी संरचना बहुत अद्भुत है, बहुत बढ़िया प्रकार से बना है, उसको चढ़ना बड़ा दुर्गम है। दुर्ग का महत्व बता रहे हैं। एकः शतम योधयति प्रकारस्थो धनुर्धरः शतम 10 सहस्त्राणि तस्मात् दुर्गम विधीयते। प्रकारस्थ एकः धनुर्धरा, किले के परकोटे में स्थित एक धनुर्धारी योद्धा शतम योधयति, बाहर स्थित 100 योद्धाओं से युद्ध कर सकता है। शतम 10 सहस्त्राणि, परकोटे में स्थित 100 योद्धा बाहर स्थित 10 सहस्त्र योद्धाओं से युद्ध कर सकते हैं। तस्मात्, इस कारण से दुर्गम विधीयते, दुर्ग बनाना चाहिए। कैपेसिटी बता रहे हैं कि जब आपने किला बना दिया, परकोटा बना दिया, पर्वत दुर्ग आपने बनाया, तो वहां पर एक धनुर्धारी योद्धा क्या करेगा, 100 योद्धाओं से युद्ध कर सकेगा। अब 100 योद्धा कहां पर है, नीचे हैं, और एक धनुर्धारी ऊपर है, तो एक ही काफी है 100 के लिए। और हजारों की सेना है, हजारों की सेना के लिए 100 काफी है। अब आपको इसमें आश्चर्य लगेगा, तो आश्चर्य ना लगे तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि सारागढ़ी वेब सीरीज देखना। बाद 36 सिख रेजिमेंट ने हजारों की संख्या में अफगानियों को मार भगाया था, 36 सरदारों ने केवल, क्योंकि सारागढ़ी जो है वो ऊंचाई पर था। सारागढ़ी का जो किला है वो ऊंचाई पर था, और एक ही परकोटा था जिसमें वो लोग रह रहे थे। और वहां पर अफगान यवन जो आए थे उस जमाने में आक्रमण करने के लिए, तो पहली चौकी वही पड़ती थी। उसी चौकी को क्रॉस करके वो अंदर भारत में प्रवेश कर सकते थे। 36 सिखों ने 4000 से अधिक अरबों को, उनको मुगलों को मारा था। 4000 से अधिक, मात्र 36 लड़ाकों ने। तो ये विशेषता है कि जो पहाड़ पर रहेगा, ऊंचाई पर रहेगा, उसका सामर्थ्य अधिक रहेगा। दूसरी बात यह है कि पहाड़ी व्यक्ति की इम्यूनिटी अधिक होती है। या तो वो बहुत लंबा चौड़ा होगा या वो बौना होगा, दो प्रकार की आकृति होगी। कश्मीर में जाते हैं तो लोगों की हाइट लंबी है, लंबाई है, और आसाम की ओर जाएंगे तो उनकी हाइट छोटी है। अब सिंहगढ़ किले में एक बार आसाम के राज्यपाल जी आए या अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल आए, तो लोगों ने वहाँ पर क्या किया, उनके लिए ऊपर जाने के लिए एक व्यवस्था कर दी, हेलीकॉप्टर की या उस प्रकार की। तो उन्होंने कहा ना जी मैं तो पैदल जाऊंगा। अब 80 वर्ष के राज्यपाल महोदय, उन्होंने कहा मैं पैदल जाऊंगा। तो जो अन्य लोग थे, सुरक्षा गार्ड, अन्य अधिकारी लोग, तो उन्होंने थोड़ा हल्के में ले लिया, पर वो तो पैदल चल दिए, ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लग गए। तो उनके साथ जो भी अन्य क्लास 1 ऑफिसर थे वो 1.5 घंटे की दूरी पर रह गए थे, और वो 80 वर्ष के बुजुर्ग राज्यपाल महोदय सिंहगढ़ के किले पर चढ़ गए थे, क्योंकि पहाड़ी व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। मैं उधमपुर में गया था, वहाँ पर रुका था, तो पता चला कि वहाँ पर लोग अपने से ज़्यादा वजन लेकर के और पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, 5-5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के चले जाते हैं घर का सामान लेकर के। आपने कई वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ पर पहाड़ी लोग क्या करते हैं, अपने से ज़्यादा सामान बाइक पर रखेंगे और ऊपर चढ़ते हुए चले जाएंगे। उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्ट्रांग रहती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उनकी अच्छी होती है, और बल का वेग भी बढ़ता है। और बल के वेग में भी फिजिक्स काम करती है। अब ये व्यक्ति ऊपर है और सैकड़ों व्यक्ति नीचे हैं, तो ऊपर से तीर छोड़ोगे, बंदूक मारोगे या हथगोला फेंकोगे या तोप चलाओगे, तो उसका वेग अपने आप बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वो ऊपर से नीचे जाएगा। और जब अगर नीचे से आप ऊपर करोगे तो वेग अपने आप उसका कम पड़ जाएगा। तो इसलिए वो पावरफुल है। इसलिए यहां पर कहा कि एक धनुर्धारी 100 योद्धाओं पर भारी है, और 100 योद्धा हजारों योद्धाओं पर भारी पड़ेंगे। इसलिए दुर्ग पर किला बनाओ, मतलब पहाड़ों पर दुर्ग बनाओ। तत अस्य आयुध
संपन्नम धन धान्येन वाहने ब्राह्मणे शिल्प भी यंत्रेर यवसेनोदकेन च। वह दुर्ग आयुध शस्त्रास्त्रों से, धन धान्येन वाहने, धन्य धान्य वाहनों, ब्राह्मण ही वेद शास्त्र अध्यापयिता ऋत्विज आदि ब्राह्मण विद्वानों, शिल्प भी कारीगरों, यंत्र ही नाना प्रकार के यंत्रों, यवसेन चारा घास और उदकेन जल आदि से संपन्न अर्थात परिपूर्ण हो। तो योद्धा तो बलशाली वहां पर हो ही जाएंगे, उनकी शक्ति बढ़ ही जाएगी, लेकिन क्या करना है उस दुर्ग के भीतर शस्त्र अस्त्र हाथ से चलाने वाले और फेंक करके चलाने वाले जो अस्त्र शस्त्र हैं वो वहाँ पर पर्याप्त रहें, उसकी शिक्षा दीक्षा रहे, उसका मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होता रहे। ठीक है, धन्य धान्य वहाँ पर पर्याप्त हो और वाहन उपलब्ध हों सब प्रकार के आवागमन के लिए, वेद को पढ़ाने वाले विद्वान हों, ऋत्विज हों, होता हों, अध्वर्य उद्गाता हों, पुरोहित हों, अनेक प्रकार के कारीगर हों, शिल्पी हों, यानी उसके लिए आपको बाहर ना जाना पड़े। शिल्पकारों के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़े, कारपेंटर के लिए, प्लम्बर के लिए, आज की भाषा में आप जो भी समझें उनको शिल्पकारी कहते हैं। जो भी बनाने का काम करते हैं, निर्माण के कार्य में जितने भी लोग सहयोग करते हैं उनको शिल्पी कहते हैं। ठीक है, और नाना प्रकार के यंत्र वहाँ पर हों, जल अच्छा हो और अन्न आदि घास आदि की व्यवस्था हो, तो ऐसी ही व्यवस्था वहाँ पर करनी चाहिए। राजा का घर कैसा हो, अब ये है दुर्ग बन गया है और राजा कैसे राज्य में रहे वो बता दिया, पर राजा खुद कैसी जगह पर रहेगा उसके विषय में कह रहे हैं। तस्य मध्य सुपर्याप्तम कार्यद गृहम आत्मनः गुप्तम सर्वतुकम शुभ्रम जल वृक्ष समन्वितम। तस्य मध्य उस दुर्ग के मध्य भीतर अंदर आत्मना गृहम कार्यत अपने लिए एक आवास गृह बनवावे। वो कैसा हो, सुपर्याप्तम जो आवश्यकता के अनुसार अच्छा बड़ा खुला हो, गुप्तम सुरक्षित हो, सर्व ऋतुकम सब ऋतुओं में सुख सुविधा प्रद हो, शुभ्रम उज्ज्वल सुंदर हो, जल वृक्ष समन्वितम जल और सुंदर वृक्ष से वह युक्त हो। तो वो बीचों बीच बनावे, मजबूत भी होवे, सुंदर भी होवे, बहुत लंबा चौड़ा भी होवे, यानी आपातकाल में वहाँ पर पर्याप्त बैठक भी की जा सके, योजनाएं भी बनाई जा सकें और गुप्त रूप से वहाँ पर बंकर बनाकर उसके अंदर छुपा भी जा सके और वहाँ से सीधा दुर्ग से बाहर निकलने का रास्ता भी होवे। क्योंकि ये सब किलों की ये व्यवस्था होती थी कि किले से बाहर निकलने के लिए गुप्त मार्ग हुआ करते थे, और वो ज़्यादातर जो गुप्त मार्ग होते थे वो या तो राजा के पास से होते थे या सेनापति या प्रधान अमात्य के पास से होकर के ही वो बाहर की ओर जाते थे। तो इस प्रकार के रहे। मय दानव ने, जो मयासुर थे, वास्तुशास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने जब युधिष्ठिर के लिए राजभवन बनाया तो वो राजभवन कैसा था, पोर्टेबल था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकने योग्य था। अब इसका भी व्याख्यान अगर 20 वर्ष पहले होता तो लोग सोचते अच्छा ऐसा हो सकता है, लोग घर को नहीं ले जा सकते एक स्थान से दूसरे स्थान पर, राजभवन को कैसे ले जाएंगे। तो दो बात बोलता हूं, अभी भी ऐसी व्यवस्था है कि घर को ऊपर उठा दिया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घर को बनाए बनाए घर को शिफ्ट कर दिया जाता है। आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आप देखते हैं कि लोगों ने बस में या ट्रक में ही घर बना दिया है, ऐसे घर बना दिए हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। आज ऐसे घर बन गए हैं, चलते फिरते होटल बन गए हैं। तीसरी एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि समुद्र के ऊपर भी घर बना दिए हैं, पानी के ऊपर। वो कैसे बनाए हैं कि बहुत सारी जो प्लास्टिक की बोतल्स थीं उनको नीचे जॉइंट कर दिया, उसके ऊपर लकड़ी लगा दी, अब वो पानी पर तैर रहा है और उसके ऊपर घर बन गया है और उसको बांध दिया है नाव की तरह, ताकि वो एक जगह पर स्थिर रहे और उसको भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, यानी उसको उसका स्थान परिवर्तन कराया जा सके। तो राजा युधिष्ठिर का जो राजभवन बना था, तो राजभवन की यही योग्यता थी कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा सकने योग्य था। उसमें पहिए थे, सारी चीज़ें थी, आप चाहें तो उसको घुमा करके दूसरे स्थान पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं।
क्योंकि वो होता है ना, वो एक नक्शा होता है, चार्ट होता है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें बनी थी, जिससे पूरा पता चल जाता है। तो उस नक्शे, वो नक्शा भी अगर किसी के हाथ लग जाए तो उसको भी भ्रमित किया जा सके कि भाई यहाँ घर नहीं है, घर वहाँ पर है, और उसकी जगह पर किसी दूसरे का घर रख दिया जाए। तो सुरक्षा राजा लोगों की बड़ी तगड़ी हुआ करती थी। जैसे आपने हिटलर के विषय में सुना, हिटलर क्या करता था, वो अपने क्लोन रखता था, कई लोग अपने जैसे बना करके रखे थे, उसने तैयार करके रखे थे, लेकिन वास्तविक हिटलर हर किसी के पकड़ में नहीं आता था। अब बताओ, ये बात सुनने में कितनी अद्भुत लगती है, हिटलर ऐसा काम करता था। तो टेक्नोलॉजी सदा से रही है। ये ना सोचें कि केवल अंग्रेजों के आने के बाद तकनीकी आई है। आप थोड़े हमारे इतिहास पर दृष्टिपात करें, पुराणों की ओर जाएं, रामायण काल की ओर जाएं, तो आपको टेक्नोलॉजी बड़ी अद्भुत मिलेगी। जैसे सेक्स चेंज के विषय में कहा जाता है कि आजकल लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाता है। भाई शिखंडी के विषय में क्या विचार है? शिखंडी भी तो सेक्स चेंज है, स्त्री पुरुष बन गया। लेकिन अगर इसी बात को 20-30 वर्ष पहले व्याख्यान कराया जाता तो लोग आपत्ति करते। तो बहुत सारी बातें आज के विज्ञान ने हमारी पुराणों की, हमारे इतिहास की बातों को सिद्ध कर दिया है, जिनको कहने में हमारे पूर्वज झिझकते थे, डरते थे। और अभी भी जिन पर हम चुप हैं या जिन पर कुठाराघात किया जाता है, तंज कसे जाते हैं, थोड़ा इनको और काम करने दो, अपनी सिद्धि अपने आप होगी। और हमें अपनी सिद्धि कराने की जरूरत नहीं, ये खुद करेंगे, ये स्वयं सिद्धि करेंगे। और सब के सब हमारी ही सिद्धि करने में लगे हैं, सब के सब हमारी ही सिद्धि करने में लगे हैं। तो ये इतना प्रसंग हो गया है। अब राजा का विवाह कैसी कन्या के साथ हो, उसके पुरोहित कैसे हों, उसके विभाग अध्यक्ष कैसे हों, उसके सेनाध्यक्ष कैसे हों, इन सब की चर्चा आगे हम करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को अब यहाँ विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम